Hello and welcome everybody to one of the important chapters of history, the women reforms. In this chapter, we will understand how the Britishers impacted the lives of Indian women, who were the Indian activists, both male and female, who worked for the betterment and empowerment of women. बात शुरू होती है एक रिलेटिव कंपैरिजन से, जहां पर हम एक चीज को समझें कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले गर्ल्स की या स्पेसिफिकली मिडिल क्लास या लोअर क्लास गर्ल्स की क्या सिचुएशन थी. आज के समय में आप देखें तो इवन लोअर एंड मिडिल क्लास गर्ल्स कैन टेक अप एजुकेशन. वो स्कूल जा सकती हैं, वो पढ़ाई कर सकती हैं, बड़े होने के बाद वो कॉलेज जा सकती हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती हैं. वी हैव सो मेनी सेट एग्जाम्पल्स वेयर द मिडिल क्लास एंड पुअर girls are setting a remarkable example in society by clearing medical entrance exams or by acing the UPSC exams. आजकल की ये सिचुएशन है. अपने एजुकेशन, अपने करियर के साथ साथ वो अपने पसंद के मैरिज, अपने पसंद के रिलेशनशिप को भी चूज कर सकती हैं. डेफिनेटली ऐसा करने से पहले जो लीगल एज अटेन करनी होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और आज का जो समय है उसमें एक एजुकेटेड पर्सन, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, किसी भी कास्ट के, किसी भी कल्चर के, किसी भी रिलीजन के पर्सन के साथ वो अपने रिलेशनशिप्स प्लान कर सकते हैं. सिमिलरली आज वुमेन को जितने भी राइट्स दिए गए हैं सोसाइटी में, दे ऑल आर इक्वल टू द राइट्स विच आर गिवन टू मेन. फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू वोट, द राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस, द राइट टू रेज देयर वॉइसेस. हाउएवर, इन सम पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आज भी पुअर वुमेन्स को कई सारे राइट्स आज भी नहीं मिले हैं. मैरिज रिलेटेड या करियर रिलेटेड चॉइसेस पुअर सोसाइटी में, जो आज भी हमारी जो पुअर स्ट्रेटा, जो गरीब जो तबका है, वहां पर गर्ल्स को आज भी उतनी फ्रीडम नहीं है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप प्लान करने में तो बिल्कुल भी नहीं है. और इसका डायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमिक पावर से है, इकोनॉमिक फ्रीडम से है. कि अगर तो आप इकोनॉमिकली फ्री हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता. आज आप जो चाहे वो कर सकते हैं. लेकिन अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन आज भी आपके ऊपर है, पर उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, उतनी हार्श नहीं है. स्टार्ट करेंगे डिस्कशन. हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो. बच्चे 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले कैसे रहते थे. Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. तो मिडिल क्लास जो गर्ल्स हैं वो स्कूल भी जाती हैं, बॉयज़ के साथ पढ़ती भी हैं. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up the jobs. They have to be adult before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste, any community, and even widows can remarry. Further, all women like men can vote. They can stand for elections, and these rights, however, are not equally enjoyed by all the girls or all the women.
पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। अभी भी हमारे समाज में अभी भी एक ऐसा स्ट्रेटा है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। तो अभी भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन हैं, कई जगह पर हैं, बहुत ज़्यादा। इंडिया के कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर गर्ल्स को या वुमेन को पूरी तरह की सारी फ्रीडम्स नहीं है। नेक्स्ट, 200 years ago things were very very different. Now let us go back. 200 साल पहले चलते हैं। सिचुएशन इंडिया की ऐसी थी दैट मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बच्चों की जो मैरिज होती थी वो अर्ली एज में कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। उस समय तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं था, कोई लीगल लॉ हमारे पास नहीं था, तो हिंदू और मुस्लिम मैन का जो मैरिज रिलेटेड जो रूल था वो थोड़ा अलग था आज के कंपैरिजन में। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड, तारीफ की जाती थी, उनको सम्मान दिया जाता था। इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। फ्यूनरल पायर मतलब जो हस्बैंड की जो चिता थी उसमें जब आग लगाई जा रही थी, तो अगर उनकी वाइफ भी उनके साथ जलकर खत्म हो जाने की डिसीजन लेती थी तो उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। और ऐसे वुमेन को, चाहे वो अपनी इच्छा से उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट किया हो या जबरदस्ती फोर्सफुली उनके साथ कराया गया हो, ऐसी वुमेन को सती कहा जाता था, मतलब वर्चुअस वुमेन। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। आज वुमेन को राइट टू प्रॉपर्टी भी है, पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें आज गर्ल्स का भी एक शेयर है। दे कैन ऑल्सो रेज देयर वॉइस, हालांकि करती नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज देयर, that there is a provision for that. Now besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country people believed that if a woman was educated she would become a widow. And अब देखिए किस तरह की थिंकिंग को प्रिवेल किया गया है। इसमें यह बनाया गया कि पहले तो कई सारी वुमेन को एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ना घर के आसपास कोई स्कूल है, ना जाने की परमिशन है, उन्होंने बुक्स क्या होती देखी भी नहीं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही वुमेन एजुकेट हो जाएंगी वो विडो बन जाएंगी। ये एक इस तरह की एक थिंकिंग बनी हुई है। जैसा हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा कि अगर आप समुद्र को पार कर जाएंगे तो आपको अपनी कास्ट से, अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा एक उस समय का मानना था। तो उसी तरह का ये भी एक इन लोगों का बिलीफ था कि अगर वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगी या एजुकेटेड ही हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी। दैट वाज द जनरल बिलीफ। Here you can see this is a picture which is showing how the sati ritual is performed. जहाँ पर मैन की डेथ हुई है उन्हीं के साथ साथ वुमेन को भी वो, उनकी वाइफ को भी वो बर्न कर देंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन द सोसाइटी। ये जो डिफरेंस है सिर्फ मैन और वुमेन में नहीं है, हर जगह, इन एवरीवेयर, वेरेवर इट वाज पॉसिबल, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे और हुए थे। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन ऑफ कास्ट। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास considered themselves as upper caste. ब्राह्मण और क्षत्रिय ये अपने आप को अपर कास्ट मानते थे। Others such as traders, moneylenders referred to as वैश्या, they were placed after them. तो इनके नीचे वैश्य आते थे, ये हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में डिस्कस किया है। Then came the peasants, artisans, weavers, potters referred to as shudras. And finally, at the lowest rung were those who labored to keep the cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, and it could lead to the loss of caste status. और at the end सबसे नीचे आते थे जो क्लीनिंग रिलेटेड वर्क करते थे, झाड़ू लगाना, है ना,
तो इस तरह की जो क्लीनिंग रिलेटेड वर्क जो होते हैं, सो जो लोएस्ट लेवल ऑफ वर्क होते थे, द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल, और इन्हें अनटचेबल कहा गया। तो ये बेसिकली बात कर रहे सिर्फ मेन और वुमेन के बीच में ही डिफरेंसेस नहीं है, लोगों के आपस के बीच में भी बेस्ड ऑन कौन क्या वर्क कर रहा है उसके बेसिस पर भी उनके बीच में डिवीजन क्रिएट किए गए हैं, डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं। सबसे लोअर रैंक के ये लोग माने गए हैं जो साफ सफाई रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें अनटचेबल कहा गया। इसको हटाने के लिए इनफैक्ट आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे, हमें लॉ लाना पड़ा, एंड वी विल टॉक अबाउट द फर्दर चैप्टर्स। एंड दीज अनटचेबल्स, जिनको अनटचेबल बताया जा रहा है, द क्लीनर्स, द क्लीनिंग वर्कर्स, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, मंदिर जाना अलाउड नहीं है। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय अपर कास्ट, उस कुएं में आप नहीं जा सकते जहां से अपर कास्ट के लोग पानी ले रहे हैं, आपको उस कुएं में जाकर पानी पीना अलाउड नहीं है। और बेथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ, ऐसे तालाबों में, ऐसे स्नानागारों में जहां पर अपर कास्ट के लोग नहाते हैं या जहां का वो पानी यूज करते हैं, वहां आपका जाना अलाउड नहीं था। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको एक छोटे या निचले स्तर के ह्यूमन बींग की नजर से देखा जाता था। सिचुएशन इस तरह की थी। एंड यहां पर हम इकोनॉमिक डिफरेंस या फाइनेंशियल डिफरेंस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा था। यहां पर हम डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द एजुकेशन, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय देयर वर मोर पीपल हु वर इलिटरेट, ज्यादा लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे कंपेयर टू पढ़े लिखे। पढ़े लिखे जो थे वो बहुत ही कम थे, तो डिफरेंसेस उनके बीच में भी थे। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सोसाइटी के हर एक पायदान पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, जिस भी तरह से पॉसिबल थे। बट धीरे धीरे सिचुएशन 19th सेंचुरी आते आते सिचुएशन में बदलाव आना शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? ड्यू टू सम एक्टिविस्ट लीडर। बात करते हैं ओवर द 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. And why it happened? There were many debates, there were many discussions about these irrelevant social, ऐसे social custom जो सिर्फ सोसाइटी में अनरेस्ट, सोसाइटी में पेन, एंगर, एंग्विश, ऐसी फीलिंग ला रहे हैं, इनके खिलाफ बातचीत होनी शुरू हुई। अब ये बातचीत शुरू कैसे हुई 19th सेंचुरी में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, शायद पूछा जा सके। व्हाट वाज द रीजन? पहले तो बात कर लेते हैं। वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर। अब हर कोई इसके बारे में खुल के बात करने लगा। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं बना है पर बन सकता है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिससे सोसाइटी में ये बदलाव आना शुरू हुआ। उससे शुरुआत होने का क्या रीज़न था? रीज़न था नए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए। क्या क्या आ गए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? बुक्स आ गई, प्रिंटिंग रिलेटेड चीज़ें आ गई, न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, लीफलेट्स आ गए, पैम्पलेट्स आ गए। प्रिंटिंग होने लगी इन चीज़ों की, और जब चीज़ों की प्रिंटिंग होने लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में जाने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पढ़ने लगे, समझने लगे चीज़ों को। और इसी से जब वो इसे ज़्यादा पढ़ने लगे, जानने लगे, तो अपनी व्यूज़ भी देने लगे, अपनी राय भी बताने लगे। जो चीज़ें उन्हें सही लगी उनको उन्होंने फेवर किया, जो सही नहीं लगी उसके खिलाफ उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए। लेट अस मूव अहेड। Now, the society started to experience a change because of the availability of new modes of communication we discussed. Books, newspapers, magazines, leaflets, pamphlets. Not only there were many, but they were cheap also. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts. Manuscript, remember, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कितने लिख लेंगे आप? इट विल टेक टाइम, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
All these leaflets, books, newspapers, they are easily accessible and they were cheaper also. What was the impact? The ordinary people, अब जो common लोग थे, जो भाई common जनता थी, they could read these and many of them could also write and express their ideas in their own languages. तो हर कोई अपने अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने लगा, पढ़ने लगा. कई लोग दूसरों को पढ़ के सुनाने लगे, बताने लगे, अवेयरनेस क्रिएट करने लगे. ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, economic, religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well. तो किसी भी तरह की जो इशू होती थी, क्योंकि वो प्रिंटिंग में आ गई थी, न्यूज़पेपर्स में आने लगी थी, तो लोग उसको डिस्कस करने लगे, अपने व्यूज बताने लगे, डिबेट होने लगी, फॉर में, अगेंस्ट में. मेन भी और वुमेन भी इसमें इन्वॉल्व हुए. इन द न्यू cities, the discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. अब ज़्यादा बात इसके बारे में की जाए कि अगर भाई लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी तो it can become a reason for movements which can bring a social change. और आज हम जब ये बात कर रहे हैं, then we are witnessing a social movement which was a peaceful but it turned aggressive movement in Nepal. What is happening with the Prime Minister KP Oli Sharma? The youth is protesting against him. Why? It all started with a simple step of बैन ऑफ सोशल मीडिया. एक बैन ऑफ सोशल मीडिया की वजह से इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से होम मिनिस्टर एंड लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर दोनों को ही रेजिग्नेशन देना पड़ा. कंट्री के हेड ऑफ सिक्योरिटी जो है, उन्होंने आकर लोगों से पीस की रिक्वेस्ट की है. लेट अस सी नाउ व्हाट विल हैपन. द प्रोटेस्ट आर स्टिल गोइंग ऑन. तो हम बात कर रहे हैं कि जब इस तरह की चीज़ें लोगों में फैलेंगी, सोसाइटी में फैलेंगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज होंगे. और सोशल चेंज लाने वाले कई सारे रिफॉर्मिंग ग्रुप्स बने, कई सारे इंडियन एक्टिविस्ट हुए. दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स. वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय. कई बार इन पर क्वेश्चन आया है, रिपीटेडली इन पर क्वेश्चन आया है, आगे भी चांसेस हैं. इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बना है मोस्टली रिफॉर्मर ग्रुप से, उनके लीड. नाउ स्पीकिंग ऑफ राजा राम मोहन रॉय फ्रॉम 1772 टू 1833, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है कि उनके क्या उनका बर्थ और क्या उनका ये पीरियड, इस पर तो टाइम क्वेश्चन नहीं बनेगा. इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है, ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन known as Brahmo Sabha. Later this Brahmo Sabha has been known as Brahmo Samaj in Calcutta. अब इस ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज पर कई बार क्वेश्चन आया है. अब इतनी बार आ चुका है कि शायद अब ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए. People such as Raja Ram Mohan Roy were described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. Done away with एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना. उनको ऐसा लगता था कि जो अनलॉफुल, जो अनजस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको बदलने की जरूरत है. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. तो उनको ऐसा लगता था कि इन चीज़ों को ख़त्म करने का जो तरीका है कि वो लोगों से ऐसा बताना है कि जो भाई जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, पुराने जो रिचुअल्स हैं, पुराने जो कस्टम्स हैं, उनको अब ख़त्म कर देना चाहिए और एक न्यू वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए. राजा राम मोहन रॉय काफ़ी पढ़े लिखे,
So he was very interested, very keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. अब ये बाहर से पढ़ लिख कर आए थे, चीज़ों की समझ रखते थे, फिलॉसफी भी पढ़ी हुई थी, लॉ भी पढ़ा हुआ था, लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ी हुई थी, तो ये इक्वल, और बाहर से आए थे तो देख कर भी आए थे कि हाँ थोड़ा वुमेन को भी इक्वालिटी, दे कैन बी इक्वल contributors to the development of society. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, not allowed to move out and become educated. तो वुमेन के इस स्टेट के बारे में उन्होंने लिखा कि कैसे सोसाइटी में वुमेन को डोमेस्टिक वर्क का बर्डन दे दिया जाता है, उन्हें सिर्फ घर में रहना अलाउ होता है, सिर्फ किचन में रहना अलाउ होता है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, एजुकेशन लेना भी उन्हें अलाउ नहीं होता है। इसके बारे में उन्होंने राइटिंग की और सबसे ज्यादा उन्होंने विडोज की लाइफ के बारे में बात किया, उनके पेन्स के बारे में उन्होंने बात किया। As we discussed, he was particularly moved by the problems widows faced in their lives, and he began a campaign against the practice of sati. Here you can see a picture of Raja Ram Mohan Roy, very well educated, was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. Now trying to abolish the sati, that is the practice of sati, इसके अगेंस्ट वो बात कर रहे थे। He tried to show through his writings that practice of widow burning had no sanction in ancient text. Very innovative तरीका इन्होंने ढूंढा कि आखिर कैसे ये जो सती की प्रैक्टिस है, पूरी की पूरी सोसाइटी जो इसको फॉलो कर रही है, मान रही है, रेस्पेक्ट दे रही है, आखिर उसको कैसे, उस चेन ऑफ थॉट को कैसे ब्रेक किया जाए। बहुत ही इनोवेटिव तरीका इन्होंने लिया। इन्होंने बताया कि विडो बर्निंग का हमारे एंशियंट टेक्स्ट में ऐसा कोई भी सैंक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं लिखी हुई है। और क्योंकि ये वो पीरियड है जब लोग काफी ज्यादा रिलीजियस हुआ करते थे, काफी ज्यादा रिचुअलिस्टिक हुआ करते थे, अब जब उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट की बात सुनी तो उनको लगा कि हाँ इस बात में तो कुछ दम है। By the early 19th century, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and custom. और इस चीज़ का तो भाई ब्रिटिशर्स तो आए थे कि नेटिव्स को सिविलाइज करेंगे, और कई ऐसे जो रिचुअल्स थे, कस्टम्स थे जो उन्हें सही नहीं लगते थे, उनको वो अपोज भी करते थे। They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man. तो ब्रिटिश क्या होते थे कि राजा राम मोहन रॉय क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे तो उनकी बात वो सुनना चाहते थे, और फाइनली राजा राम मोहन रॉय के कैंपेन से और उनके ओवरऑल डिमीनर की वजह से 1829 में सती वॉज बैंड। So the year remains important that sati was banned in the year 1829, and the innovative reason given by Raja Ram Mohan Roy impressed every reformer. It actually worked as a tool for every future reformer. अब इन्होंने जो तरीका अपनाया कि भाई ये जो बर्निंग ऑफ विडो कर रहे हो, ये तो हमारे कहीं एंशिएंट टेक्स्ट में, ये तो हमारी किसी धार्मिक किताब में लिखा नहीं है, तो ये तो गलत है। और जब उन्होंने धार्मिक किताब का नाम लिया, एपिक्स का नाम लिया, वेदों का नाम लिया, एंशिएंट टेक्स्ट का, तो फिर सबने इस बात को माना। और यही स्ट्रेटेजी, दिस इज अडॉप्टेड बाय राम मोहन, वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। तो आगे भी लोगों ने इसी तकनीक को इस्तेमाल किया कि भाई ये तो हमारी पुरानी किताबों में, ग्रंथों में ये तो लिखा नहीं है, तो फिर ये हम नहीं करेंगे। और लोगों ने इस चीज़ को सोसाइटी में माना, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करना इट्स नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ बहुत ही बड़ा अस्त्र लेके आना पड़ेगा, और उन्होंने लाया एंशिएंट टेक्स्ट का। whenever they wish to challenge a practice that seemed harmful, जब भी ये रिफॉर्मर्स ऐसे किसी प्रैक्टिस को चैलेंज करना चाहते थे, ऐसे किसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट बात करना चाहते थे,
जैसे समाज का नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो, दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सीक्रेट टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या करते थे कि एंशिएंट जो हमारे सीक्रेट जो टेस्ट हैं उसमें इससे रिलेटेड कोई चीज़ वो ढूंढते थे, और वो उन्हें ना मिले तो फिर वो इस चीज़ को सामने रखते थे कि देखो ऐसा हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में तो लिखा नहीं हुआ, ऐसा करना गलत है। They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। तो बताते थे कि पहले के ज़माने के खिलाफ है ये, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह का एक और हुक स्विंगिंग फेस्टिवल था, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। देखो यहाँ पर तो एक पर्सन ने अपने आप को अपनी स्किन में पियर्स किया हुआ है एक हुक, और उसके बाद वो लटक रहा है, पेनफुल है काफ़ी। In this popular festival, devotees underwent a peculiar form of suffering as part of ritual worship। तो तकलीफ, दर्द लेते थे वो। With hooks pierced through their skin, they swung themselves on a wheel। swung मतलब झूलते थे एक व्हील के ऊपर, दर्द भी होता था काफ़ी, लेकिन इसको अपना वो कुछ रिचुअल वगैरह मानकर करते थे। In the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs एंड रिचुअल्स एज बारबैरिक, बारबैरिक मतलब काफ़ी ज़्यादा निर्दयता से भरा हुआ। दिस वॉज वन ऑफ द रिचुअल दैट केम अंडर अटैक। तो सबसे पहले इसको, इसके खिलाफ उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा बारबैरिक है, मतलब निर्दयता का ये फेस्टिवल है। और इसी के साथ राजा राममोहन रॉय के साथ में आए विडो रीमैरिज को प्रमोट करने वाले वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। एंशिएंट टेक्स्ट को यूज करते हुए इन्होंने विडोज के रीमैरिज पर बात की। हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज शुरू की गई 1856 में, 1829 1856। बैन ऑफ सती कस्टम, सती practice, and 1856 widow remarriage permitted. Those who were against the remarriage of widow, they opposed Vidyasagar and even boycotted him। अब सोसाइटी के रिचुअल के, सोसाइटी के मानने के खिलाफ आप कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बॉयकॉट यू, और वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ भी हुआ। सो which Ishwarchandra Vidyasagar somehow campaigned for the widow remarriage। 1856 में लॉ भी पास हो गया, पर मेंटली सोसाइटी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आप लॉ तो पास करा लेंगे, लेकिन आप हर एक पर्सन को, सोसाइटी के सभी लोगों को ये बिलीफ कैसे एक्सेप्ट कराएं जो कई सालों से वो फॉलो करते चले आ रहे थे। सो एंगर्ड एट दिस मूव, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वॉज बॉयकॉटेड फ्रॉम सोशल प्लेसेस, और भी कई जगह से उनका बॉयकॉट हुआ। और ये चीज इतनी पावरफुल थी दैट इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग अक्रॉस। Let us move and see how second half of 19th century the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of country। What part of country? Let us see. In the Telugu speaking areas। Now why we are calling it Telugu speaking areas? Because right now it is not Andhra Pradesh। इसकी भी अलग एक स्टोरी है, इस पर क्वेश्चन भी आ गया था। In Telugu speaking areas of Madras Presidency, Veera Salingam Pantulu, he formed an association for widow remarriage। तो विडो रीमैरिज के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल प्रेसिडेंसी में काम कर रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरा सालिंगम पंतुलू, वो उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया कि हम भी वी विल ऑल्सो वर्क फॉर विडो रीमैरिज। एंड अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे दे प्लेज देमसेल्व टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। तो बॉम्बे में भी ये चीज स्प्रेड हो गई। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती, क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में, और वेरी इंपॉर्टेंट फिगर स्वामी दयानंद सरस्वती, who founded the reform association called आर्य समाज। Today also it is functional।
also supported widow remarriage. नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती की पिक्चर आप देख सकते हैं, फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन 1875, organization for changing the beliefs which were acceptable that time, but not making or not giving equal opportunities for all men women, सभी को equal opportunities नहीं देने वाले जो rules थे उनके लिए ये भी काम करते थे. A similar person or a parallel figure to राजा राम मोहन रॉय. Now the law was passed for widow remarriage, and it also spread across different pockets of country. However, the number of widows who actually remarried remained low. Actually में जिनकी मैरिज हुई वो बहुत ज़्यादा नहीं थे. Those who married were not accepted easily in the society, and conservative groups continued to oppose the new law. बात वही है, आपने लॉ तो बना लिया, लेकिन आप लोगों के मन में इस चीज को कैसे एक्सेप्टेंस दिलाएंगे? तो लॉ आने के बाद भी जो एक्चुअल जो परसेंटेज था विडो रीमैरिज का वो कुछ खास बढ़ा नहीं, और जिनकी हुई शादी, जिनकी रीमैरिज हुई भी, उनको भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया. कंजर्वेटिव जो ग्रुप था, जो इसके अगेंस्ट था, जो इन चीज़ों को सही नहीं मान रहा था, वो अभी भी इस लॉ का अपोज कर रहा था और बहुत ओपनली कर रहा था. सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक आउट दिस, और इसको ब्रेक करने के लिए द रिफॉर्मर्स फेल्ट that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट कैसे करेगी, इनको एजुकेशन देना पड़ेगा. और अकॉर्डिंग टू दिस अब स्कूल्स की शुरुआत हुई, किसके लिए? फॉर गर्ल्स. लेट अस सी, विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स. तो गर्ल्स के लिए स्कूल की शुरुआत हुई. When the first schools were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. तो कई लोगों को ये खतरा हुआ कि लड़कियां पढ़ने लगेंगी, लिखने लगेंगी, घर से बाहर जाने लगेंगी. सो पहले तो उसमें एक सेफ्टी फीचर आ जाता है. दूसरा उन्हें एक और खतरा था कि ये डोमेस्टिक जो ड्यूटीज़ हैं, पहले कई सारे काम होते थे घर में, जो डोमेस्टिक वर्क है, उनको ये डर लगा कि अब ये डोमेस्टिक ड्यूटी शायद करने में या तो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी, या उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी, या वो शायद करना नहीं चाहेंगी. तो ये उनके दो फियर रहे. सेकेंड, एंड अ स्टिग्मा बैक देन टाइम दैट अगर आपको स्कूल जाना है या आपको एजुकेशन अटेंड करने जाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पब्लिक प्लेस पे जाना पड़ेगा. दैट वाज द सेकेंड फियर. नेक्स्ट दिस से moreover girls had to travel through public places in order to reach school. बिल्कुल सही बात है. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी, पब्लिक प्लेसेस में जाएंगी, तो उनके अंदर एक करप्शन, एक अलग थॉट आएगा, एक गलत विचार आएगा. एक करप्टेड मतलब ऐसा जो कि विच इज समथिंग विच इज नॉट रेगुलर, ऐसी कोई थॉट आ सकती है. They felt that girls should stay away from public spaces. कि लड़कियां जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक स्पेसेस पे ना जाएं, उनका इंटरेक्शन ना हो. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. Sometimes women taught themselves. तो इनकी जो पढ़ाई हो रही थी वो पब्लिक प्लेसेस में ना होकर वो होम ट्यूशन या प्राइवेट एजुकेशन जो अपने घर पे अगर है ना, दोज हु आर एबल टू अफोर्ड, वो अपने घर पे इस तरह की एजुकेशन कर रहे थे. बट लेटर ऑन
जब ये चीज़ और ज़्यादा सोसाइटी में फैली तो फिर स्कूल गर्ल्स ने जाना शुरू किया. इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र. In this picture you can see the students of Hindu Mahila Vidyalaya 1875. When girls schools were first set up in the 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than for the boys. तो जब पहले पहले स्कूल बने and since the girls were introduced to the education or rather formal education for the first time, एक ऐसा बिलीफ बना कि गर्ल्स का जो सिलेबस है, का जो करिकुलम है, वो थोड़ा सा इजी रहेगा एज कंपेयर टू द बॉयज. लेकिन हिंदू महिला विद्यालय was one of the first institution to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. तो हिंदू महिला विद्यालय ऐसा स्कूल रहा जिन्होंने बोला नहीं, ऐसा हम गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि उन्हें कम हम पढ़ाएंगे या उन्हें हम कम थोड़ा सिलेबस करिकुलम देंगे, हम दोनों को बराबर सिलेबस देंगे. तो ऐसा करने वाला पहला जो इंस्टीट्यूशन था दैट वाज हिंदू महिला विद्यालय. नेक्स्ट, अदर देन दिस द एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक. नॉर्थ इंडिया में भी इसकी पहल हो पड़ी. दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच. सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन. तो जो काम राजा राम मोहन रॉय ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, रिफॉर्मर्स ने किया, वही काम मुमताज़ अली ने भी किया. क्या किया? कुरान जो एंशियंट इनका भी स्क्रिप्ट है, होली बुक है इस्लाम्स में, उसको इंटरप्रेट करके बताया कि जो आप कर रहे हैं वो हमारे होली बुक में नहीं लिखा हुआ. सो द सेम स्ट्रैटेजी मुमताज़ अली वॉज ऑल्सो यूजिंग. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. बता रहे हैं कि जो उर्दू के नॉवेल्स थे वो 19th century के एंड में लिखने शुरू हो चुके थे. Among other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. तो भाई वुमेन को सिखाया जाने लगा कि कैसे आप अलग अलग चीज़ों को आप रीडिंग कर सकते हैं. तो एक एजुकेशन का एक माहौल उनके अंदर भी फैलने लगा. Moving further on this, from the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. तो भोपाल में जितनी भी बेगम्स थी उन्होंने भी एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokeya Shakhawat Hussain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. तो अलग अलग जगह पर जो जो लीडर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया उनको थोड़ा हाईलाइट यहाँ पर किया हुआ है. और इनके बारे में एक छोटी सी बात और हम बात करेंगे. अ फियरलेस क्रिटिक, बेगम रोकेया सखावत हुसैन, अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज. जो रूढ़िवादी विचार धारा थी उनकी ये क्रिटिक रही और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ, कह रहे हैं एवरी फेथ, कह रहे जितने भी रिलीजियस लीडर रहे चाहे किसी भी मान्यता के रहे हो, अकॉर्डेड एन इंफीरियर प्लेस टू द वुमेन. तो उन्होंने वुमेन को एक इंफीरियर मतलब एक छोटी, कंपैरेटिवली छोटी जगह पे रखा हुआ है. और ये सभी मान्यताओं के बारे में बात करिए. दे बात बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलीजन. कंजर्वेटिव आइडिया के ये अगेंस्ट रही, स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करती रही. और
जिस तरह से सभी लोगों ने मिलकर एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, और इसका इम्पैक्ट ये रहा दैट गर्ल्स रीच द हायर एजुकेशन। इन द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। ये लोग यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकेम टीचर्स। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society। तो अब लोगों के अंदर जो विचारधारा है उसमें चेंज आ गया। डॉक्टर बनने लगे, टीचर बनने लगे, लिखने लगे, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लगे। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो इतनी इनको समझ आ गई कि ये कंपैरिजन, रिलेटिव कंपैरिजन करने लगे, जो इन्होंने अपने आसपास सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में देखी, उनको लिखने लगे, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लगे। और इस बुक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे बात करती हैं, शी वाज क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड देयर वर मेनी बैक देन। उस पीरियड में कई सारे डिफरेंस थे जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहे थे। पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज की बहुत बड़ी स्कॉलर रही, और इनका पर्सनल थॉट ये रहा दैट स्पेसिफिकली हिंदुइज्म के बारे में इन्होंने बात की, दैट हिंदुइज्म वाज ओप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। ऑल्सो रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो क्योंकि काफी स्कॉलर थी, काफी पढ़ी थी, काफी जानकार थी, तो इनको, इनके विचार में ऐसा था कि हिंदुइज्म जो है, जो रिलीजन जो है, वो वुमेन के लिए ऑप्रेसिव है। उनकी जो ड्यू प्लेस है वो अकॉर्डिंग टू हर वाज नॉट गिवन। बुक पब्लिश की, बताया उसमें व्हाट आर द मिजरीज ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन, क्या तकलीफें, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, उसके बारे में बात की उन्होंने। और इसी के साथ साथ शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज who had been treated badly by their husband or relatives. Here women were trained so that they could support themselves economically। और विडो होम तो बनाया ही भाई, जिनके हस्बैंड नहीं है, तो बाद में अगर उनके जो इन लॉज हैं या अगर जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनके साथ थोड़ा इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट वो डिजर्व नहीं करती ऐसी ट्रीटमेंट, तो उनके लिए खास उन्होंने होम बनाया पूना में। और उनको ये चीज़ पता थी कि अगर इनको आपको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ देनी है तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना होगा, और इसीलिए पैसे कमाने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसकी ट्रेनिंग भी देनी यहां पर उन्होंने शुरू की। तो एक अब छोटी सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि यहां पर ये जो वुमेन की जो इमेज की चेंज आ रही थी, ये जो रिफॉर्म आ रहा था, ये शुरू तो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने किया, लेकिन वुमेन वर ऑल्सो एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन देयर रिफॉर्म्स। सो वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। दे रोट बुक्स, edited magazines, founded schools and training center and set up women's association। तो हम देख रहे हैं कि वो अपने रिफॉर्म के लिए उन्होंने खुद भी काफी एक्टिव स्टेप्स लिए हैं। From the 20th century, they formed political pressure groups to push through law for female suffrage। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाने शुरू किए और कुछ ऐसे लॉस पास कराने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू वोट, ये मांग रहे हैं अधिकार, जो कि बिल्कुल सही है। बेटर हेल्थ मांगने की बात की, एजुकेशन फॉर वुमेन मांगने की इन्होंने बात की। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कैसे ये चीज़ स्प्रेड हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे सोसाइटी ने आखिर इस चीज़ को चेंज किया, कैसे जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी, एजुकेशन एक्सेप्टेबल नहीं थी, कई सारे जो उनकी माइंडसेट को चेंज करने की चीज़ें थी, वो धीरे धीरे सोसाइटी में एंटर हो चुकी हैं, स्प्रेड हो रही हैं। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स फ्रॉम द 1920। और इसमें से कई सारी वुमेन ने जो मास मूवमेंट हुए हैं, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको भी ज्वाइन किया। और 1920 के बाद से तो बहुत ही एक्टिवली उन्होंने उसको ज्वाइन करना शुरू किया। और जब
When the society has seen that now the women are unstoppable, then everybody has started slowly फिर सबने एक्सेप्ट करना शुरू भी कर लिया. अभी भी पढ़ लिख गए हैं, अपने व्यूज बना लिए हैं, तो फिर अब आप उनको कैसे रोक सकते हैं? इन द 20th century leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. तो अब इस चीज को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने ही सपोर्ट किया. नेशनल लीडर्स प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मेन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो बात यह है, उन्होंने बताया कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो ये जो राइट टू वोट है, जो इक्वालिटी की जो बात चल रही है, ये सभी को बराबर दिया जाएगा, मेन एंड वुमेन को बराबर दिया जाएगा. हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स. तो उनको तब तक भाई, जब तक कि अब सी राइट नाउ दे डिड नॉट हैड अ कंट्रोल तो अभी नहीं है, 1920 की बात कर रहे हैं, व्हेन ऑल द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वर अबाउट टू बिगिन एंड दे वर अबाउट टू पीक. तो जितने भी मूवमेंट थे अभी यहाँ से बढ़ेंगे. तो उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी हम इक्वालिटी की बात करेंगे, राइट टू वोट की बात करेंगे, वुमेन हेल्थ की बात करेंगे, जो भी आपके वैलिड पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फॉलो करेंगे. लेकिन अभी हमें फोकस करना चाहिए एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल के ऊपर. 1829, 1856. अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज इन 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन. अब क्योंकि सोसाइटी ने इन लॉज के चेंज होने को एक्सेप्ट कर लिया था, तो बहुत ही आसानी से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की, जिसके अब चाइल्ड मैरिज नहीं हुई. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी. Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. अभी ये दोनों के लिए 21 हो गया. तो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था जिसमें इन्होंने एक डेफिनेट एज मेंशन कर दी थी, दैट दिस शुड बी द एज ऑफ मैरिज. और बाद में जाकर वो चेंज भी हुआ, 21 हो गया और 18 हो गया. आफ्टर द Child Marriage Restraint Act, some of the social reformers we have been discussing, they also started criticizing the caste inequalities. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राम मोहन रॉय translated an old Buddhist text that was critical of caste. अब बुद्धिज्म का तो फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें कास्ट सिस्टम से आपत्ति है, इसीलिए उन्होंने अपना एक रिलीजन ही फॉर्म कर दिया, बुद्धिज्म. और राजा राम मोहन रॉय वेरी स्मार्टली ही ब्रॉट दैट टेक्स्ट स्टेटिंग दैट कि भाई कास्ट इनइक्वालिटीज की तो बात हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में हुई ही नहीं है. गौतम बुद्ध ने तो सबको बराबर माना हुआ है. द प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti, believed that in spiritual equality of all caste. तो प्रार्थना समाज ने भी यही बात कही कि भाई सभी जो जितने भी कास्ट हैं, क्रीड के लोग हैं, वो सब समान हैं, बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए. इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली. मेनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट. इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं. ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स, तो कई सारी जो इनकी सभाएं होती थी, जो बातचीत होती थी, जो इनके डिस्कशन होते थे, दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रीजुडिस इन देयर लाइफ्स. तो जो कास्ट इनइक्वालिटीज हैं, इनको खत्म करने में, इनको मिटाने में, इनके अगेंस्ट बोलने में कई ऐसे भी लोग थे जो अपर कास्ट के ही थे, और वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे. जो रोक टोक है, जो समाज में स्टिग्मा है फूड के बारे में और टच के बारे में, कास्टिज्म से रिलेटेड, कि हाँ इनका खाना है और इनका जो टच है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे. सिर्फ खाने पीने और टच की ही बात नहीं रह गई है.
और भी बातें हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी. तो अब लोगों ने सोशल ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि हाँ, दिस पर्टिकुलर कास्ट विल डू दिस वर्क, दिस कास्ट विल डू दिस वर्क. इफ एवरीबडी इज डूइंग सम और द अदर काइंड ऑफ वर्क, क्यों ये डिफरेंसेस क्यों उनके बीच में लाए जा रहे हैं. क्रिश्चियन मिशनरीज began setting up schools for tribal groups and lower caste children. तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो सेटअप किए गए उनको एक मौका मिल गया. क्या मौका मिल गया? उनको मौका ये मिल गया, एंड दिस इज एक्चुअली मेंशन्ड इन सेवरल हिस्टोरिकल बुक्स. उनको ये मौका मिला कि जितने भी लोअर कास्ट के हैं या ट्राइबल लोग हैं, उनको ये बताया गया कि भाई आप देखो, हिंदुइज्म ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, हिंदुइज्म ने तुम्हें लोअर कैटेगरी में डाल दिया है, एक अनटचेबल कैटेगरी में डाल दिया है, सोसाइटी से अलग कर दिया है. तो आप आकर हमारे साथ हमारे स्कूल्स में एक हो जाइए, हमारे साथ मिल जाइए, और हम आपको ड्यू रेस्पेक्ट देंगे और हम आपको ह्यूमैनिटी की, इक्वालिटी की बात हम करेंगे. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. Now आगे बात करेंगे. At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. जो भी गरीब लोग थे, अब वो गांव छोड़ शहर की तरफ पलायन करने लगे. क्यों पलायन करने लगे? भाई गांव में अब कोई उनकी सोर्स ऑफ इनकम बची नहीं थी, तो वो सिटीज़ पे चलने लगे. भाई सिटीज़ में तो कई सारी फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं, बहुत अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज थी, और छोटी मोटी और बड़ी भी. देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज. तो इस तरह की जॉब्स वहाँ मिल रहे थे, वहाँ वर्क मिल रहे थे. सिटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा था, नई नई चीज़ें आ रही थी. द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़. थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड. Drains had to be dug, roads laid, buildings constructed, cities cleaned. This required coolies. अलग अलग तरह के जो लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके एक एग्जाम्पल दिए. कूलीज चाहिए, बेसिकली लोडर्स, डिगर्स चाहिए, कैरियर्स चाहिए, ब्रिकलेयर्स चाहिए, सीवेज क्लीनर्स चाहिए, स्वीपर्स चाहिए, पैलेंक्विन बियरर्स चाहिए, रिक्शा पुलर्स चाहिए. तो ये सब लेबर कहाँ से? तो इसको देखकर जो विलेजेस के गरीब लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं थी, जो कल्टिवेटर्स थे, द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम द लो कास्ट, अब इन लोगों ने सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू किया. दे बिगैन मूविंग टू द सिटीज़ where there was a new demand for labor. Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. तो कई लोग देश के बाहर भी जाने लगे. The work in the new locations often was very hard. But the poor, the people from low caste, saw this an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliations they suffered. अपने गांव से बाहर निकल जाना, अपने समाज को बाहर छोड़ के चले आना, अकेले चले आना, पेनफुल था. वर्किंग कंडीशन मुश्किल थे, बहुत काम करना पड़ता था, पैसे भी शायद उनको बहुत ज़्यादा ना मिल पाते हों, क्योंकि हम देख ही रहे थे कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन मनी रिलेटेड चल ही रहा था. और भी कई सारी लाइफ की मिजरीज थी, लेकिन हर चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया सिर्फ इस थॉट पर कि अपने गांव में जिस तरह का हमारे साथ ह्यूमिलिएशंस हो रहा है, जिस तरह की हमारे साथ अनजस्टिस हो रही है, जिस तरह की हमारे साथ अनइक्वालिटी की प्रैक्टिसेस हो रही है, ये सिटी में आकर ये काम करना, कम से कम हम उन चीज़ों से बच रहे हैं. तो ये सोचकर जितने भी पुअर लोग थे और खासकर जो लो कास्ट के लोग थे, ये सिटी में मूव कर रहे थे कि चलो हम उस ह्यूमिलिएशन से बच जाएंगे जो हमें अपने सोसाइटी में, अपने विलेज में जो अपर कास्ट के लोग हमारे साथ कर रहे हैं. तो ये सोचकर इन लोगों ने अपना मूवमेंट किया और अपने काम के लिए किया. आगे आप एक पिक्चर में देखें तो आप जिसके इमेजिन, ये एक शिप है, दिस इज अ कूली शिप. कूली शिप मतलब, कूली मतलब लोडर हो गए, वो सामान उठाने का और इस तरह के जो काम करते हैं. जॉन एलन कैरीड मैनी इंडियन लेबर्स टू मॉरिशस. कहाँ जा रहे हैं ये? इंडिया से मॉरिशस जा रहे हैं, और वहां पर अलग अलग तरह के हार्ड लेबर्स ये लोग करने वाले थे. और इसमें से
कई सारे जो लेबर्स थे वो लो कास्ट के लोग थे, तो पूरे एक शिप भर के सिर्फ लेबर्स जा रहे हैं। व्हाट वर द अदर लो कास्ट वर्कर्स? अदर लो कास्ट वर्कर्स, लेट्स डिस्कस, बात करेंगे। लेदर वर्कर्स have been traditionally held in contempt since they work with dead animals which are seen as dirty and polluting। तो दूसरी जो एक क्लैन हो गई, एक जो कम्युनिटी हो गई, वो लेदर वर्कर्स की हो गई। क्यों? मरे हुए जानवरों के साथ काम करते हैं जिन्हें डर्टी और पॉल्यूटिंग माना जाता है। बट लुक एट सी व्हाट आर द चेंजेस। यहाँ पे देखिए आप, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने बात की, अब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो बाहर से कोई सामान नहीं आ सकता था, जो भी हुआ इंडिया में ही हुआ, टाटा कंपनी इसी में हिट हो गई। तो जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जूतों की डिमांड हुई, चमड़े के जूते की डिमांड हुई आर्मी के लिए। अब ये बनाएगा कौन? द कास्ट प्रीजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes। तो अब कौन बनाएगा जूतों के लिए? यही लेदर वर्कर्स बनाएंगे। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इंप्रेसिव प्रॉफिट्स। तो काफी इन लोगों को फायदा हुआ, इन लोगों ने अच्छे पैसे भी उस समय कमाए। मदी गैस मेकिंग शूज, 19th century आंध्र प्रदेश। Madi gas was an important untouchable caste of present day Andhra Pradesh. They were experts at cleaning hides, tanning them for use and sewing sandals। Madi gas एक खास एक कम्युनिटी है, चमड़े के फुटवेयर बनाने में एक्सपर्ट है। हाइड्स मतलब जो स्किन होती है उसको हाइड कहते हैं, तो उसको क्लीन करना, उसको टैन करना, उसको सिलना और उसे सैंडल्स बनाना और अलग अलग तरह के फुटवेयर बनाने में ये एक्सपर्ट है। तो ये वर्ल्ड वॉर का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड रहा, इसमें भी इनको काफ़ी एडवांटेज मिला और काफ़ी इन लोगों ने पैसे कमाए, क्योंकि भाई बाहर से सप्लाई नहीं थी, जो भी होना था अंदर से ही होना था। तो इसके अलावा और भी नौकरियां थी। देयर वर अदर जॉब्स ऑल्सो। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। अ नंबर ऑफ मेहर पीपल who were regarded as untouchable found jobs in the मेहर रेजिमेंट। तो एक मेहर रेजिमेंट बनाई गई, तो ये भी एक अनटचेबल कास्ट थी। ये तो दिस इज द कास्ट फ्रॉम वेयर द B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी कास्ट से आते हैं। द फादर ऑफ भीमराव अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। तो भीमराव अम्बेडकर के जो फादर थे ये एक आर्मी स्कूल में ही पढ़ाते थे। A picture from the textbook representing the Dublas community। बेसिकली लेबर कम्युनिटी की तरह ये लोग एक्ट करते थे फॉर द अपर कास्ट लैंड ओनर्स, रिच पीपल। जितने भी अपर कास्ट के जो रिच लोग थे, स्पेशली जो लैंड ओनर्स थे, उनके लैंड में कल्टीवेशन का काम करना या फार्मिंग रिलेटेड वर्क या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड वर्क, ये जो भी इस तरह के जो काम करते थे, ये डुबला कम्युनिटी के ये लोग थे। मूविंग अहेड, डिस्कसिंग अबाउट द इनइक्वालिटीज विच वाज प्रीवेलेंट एट दैट टाइम। अगला एक और देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल्स। जो अनटचेबल जो कास्ट है उनको स्कूल में आना अलाउ नहीं किया है। एंड व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट, जब किसी ने बहुत अपनी आवाज उठाई है, तो दे वर अलाउड टू सिट ऑन द वेरांडा आउटसाइड द क्लासरूम एंड लिसन टू द लेसन्स विदाउट पोल्यूटिंग द रूम वेयर अपर कास्ट बॉयज वर टॉट। तो स्कूल में आना तो अलाउड नहीं है, पर जब लोगों ने बहुत भाई क्रांतिकारी आवाजें उठाई, बहुत जोर से आवाज उठाई, और जब ये चीज सोसाइटी में फैली तो फिर उनको अलाउ किया, लेकिन रूम के अंदर अलाउ नहीं किया। बोला जो क्लासरूम का जो वरंदा है, जो बाहर की जो गैलरी होती है, वहां बैठने देंगे, वहां बैठकर लेसन आप सुन सकते हो, ताकि आपकी वजह से जो रूम है जहां पर कास्ट बॉयज को बैठा के पढ़ाया जा रहा है वो पॉल्यूट ना हो। और धीरे धीरे इस चीज को भी अपोज किया लोगों ने। विद इन सम टाइम, बाय the second half of 19th century, people from within the non-Brahmin caste
They began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. तो अब इस चीज का अंत होने की शुरुआत हुई, पर वो नहीं हो पाई, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कि लोगों ने अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, एक सोसाइटी में इक्वलेंसी आ जाए, इसकी बात करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट इज द सतनामी मूवमेंट के बारे में देखें। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मतलब विदर्भ का रीजन हो गया, नागपुर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सेंट्रल इंडिया, वॉज फाउंडेड बाय घासीदास, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. सतनामी मूवमेंट किया इन्होंने। क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आगे चांसेस भी कम है। In Eastern Bengal, Haridas Thakur's Matua section, they worked among Chandala cultivators. Haridas questioned Brahminical text that supported the caste system. तो इन्होंने भी बंगाल में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। नेक्स्ट, in what is present day Kerala, a guru from Ezhava caste, Shri Narayana Guru, he proclaimed the ideals of unity for his people. तो यहाँ पर भी एकता की बात चल रही है। He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. तो हम देख रहे हैं वुमेन एजुकेशन की बात धीरे धीरे कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, लोगों के बीच में जो क्रिएट हुए डिफरेंसेस की, अब हर कम्युनिटी में बात फैलने लगी। श्री नारायणा गुरु अपोजिंग द inequality on the basis of caste difference, believed that all humankind is equal. ये इनका ऐसा मानना था that all humankind belong to the same caste. One of his famous statement, ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु दैवम, मनुष्यानु, one caste, one religion, one God for humankind. ऐसा इनका मानना था कि सभी लोग क्या हैं, समान है। तो इक्वालिटी की बात चल रही है, समानता की बात चल रही है। All these sections were founded by leaders who came from non-Brahman caste and work among them. They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant caste. तो basically dominant caste के जितने भी practices थे उनको चैलेंज करने की बात चल रही है, सोसाइटी में वो चीज़ पूरी तरह फैल रही। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate caste. Subordinates मतलब जो थोड़े निचले तबके हो गए, जो उनके लिए वो क्या करना चाहते थे, एक एस्टीम, उनके लिए एक गर्व वो फील कराना चाहते थे, जो कि उन्हें नहीं हो पा रही थी। फेमस एक बुक भी आई, गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल among the low caste leaders was Jyotirao Phule. Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. On growing up, he developed his own ideas about injustices of caste society. He set out to attack the Brahmins, claim that they were superior to others since they were Aryans. Phule argued that the Aryans were foreigners. तो उसके बारे में हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जो आर्यंस थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो फॉरेनर्स थे, वो तो देवर द डिकूस, वो आउटसाइड लैंड से आए थे। ज्योतिराव फुले 1827 में इनका जन्म हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में ये पढ़े, और पढ़ने से इन्होंने जो समझ डेवलप की, उन्हें ये समझ में आया कि ये जो ब्राह्मण्स की सुपीरियरिटी है, उसका बेसिस जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लोग बाहर से आए हैं, दे वर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ कंट्री। और इस देश के जो मूल निवासी हैं उन्हें हराया, सब्जुगेट करना मतलब उन्हें कंट्रोल कर लिया। दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, तो आर्यंस के आने के पहले जो यहाँ के जो नेटिव्स थे, जो एक्चुअल पर, उनको इन्होंने कंट्रोल कर लिया है और आकर यहाँ सुपीरियर बन गए हैं, ब्राह्मण्स बन गए। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. According to Phule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people.
द सो कॉल्ड लो कास्ट। तो क्या बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जो आर्यंस हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, ये बेसिकली जो आर्यंस हैं, ये यहाँ के हैं ही नहीं, ये बाहर से आए हैं। बाहर से आकर इन्होंने यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करके उन्हें लो कास्ट पीपल बना दिया। ब्राह्मण्स के पास जो अपनी लैंड है, जो पावर है, ये उनकी अपनी लैंड है भी नहीं है। एक्चुअली में लैंड इंडिजीनियस पीपल की है, जो लो कास्ट पीपल हैं उन्हीं की ये एक्चुअल लैंड है। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी ज्योतिराव फूले। तो ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया अगेंस्ट द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। Now, according to Jyotirao Phule, he claimed that before Aryan rule, there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. तो कह रहे हैं आर्यंस के आने के पहले हमारा गोल्डन पीरियड था, जहां पर हम सब मिलकर काम करते थे, एक साथ हम फार्मिंग करते थे, इक्वालिटी के साथ रहते थे. ही प्रपोज दैट शूद्रास द लेबरिंग कास्ट and Ati Shudras, the untouchable, should unite to challenge the caste discrimination. कि सबको हमें एक हो जाना चाहिए, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमें चैलेंज करना चाहिए. नेक्स्ट, द सत्य शोधक समाज, an association of Phule founded, it propagated caste equality. अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है. सत्य शोधक समाज की फॉर्मेशन किसने की, आने के चांसेस भी कम है, for the reasons which we are already discussing. तो शायद इस पे क्वेश्चन भी ना पूछे जाए. पर ज्योतिराव फुले का जो एसोसिएशन था उसका नाम था सत्य शोधक समाज, बुक का नाम था गुलामगिरी. तो कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में ये बात कर रहे हैं. आगे बढ़े. 1873 फुले wrote a book named गुलामगिरी meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका. ये वो पीरियड है जब हम अमेरिका की कॉलोनीज ने ब्रिटिश से लड़के अपनी फ्रीडम अचीव कर ली. उस पीरियड की ये बात चल रही. एंड फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves of America. तो अमेरिका के ब्लैक स्लेव्स से कंपेयर किया है लोअर कास्ट के लोगों को, और जैसे वहां पर स्लेवरी का एंड हुआ है, वहां पर भी ये भी ऐसा चाह रहे थे कि यहां पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एंड हो जाना चाहिए. और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जितने भी तरह की इनइक्वालिटीज हैं. इट एट दिस एग्जांपल शोज फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, द मिजरीज ऑफ द लेबरर्स एंड द ह्यूमिलिएशंस ऑफ द लो कास्ट. तो हर एक सोसाइटी के लिए कंसर्न थे, अपर कास्ट में वुमेन के लिए, लेबरर्स की मिजरीज के लिए, गरीबी के लिए, और लो कास्ट की ह्यूमिलिएशंस के लिए. दिस मूवमेंट ऑफ कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th century by other great Dalit leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South. So Bhimrao Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar, क्या वो कह रहे हैं, they say that now we want to go to the tank only to prove that like others we are also human beings. हिंदू सोसाइटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स, कि दो प्रिंसिपल्स पर हिंदू सोसाइटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. पहला इक्वालिटी एंड सेकंड इज द एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म. ये दो चीज़ों की वो डिमांड, अब देखो कैसे धीरे धीरे इन चीज़ों की डिमांड वो करने लगे हैं. यहाँ पर आप एक देख सकते हैं मदुरई टेम्पल का ये गेटवे है, मदुरई टेम्पल जाने का ये रास्ता है. द पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय थॉमस डैनियली इन 1792. और यहाँ पर भी जो अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, दे वर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर सच गेटवे. इस तरह के मंदिर में उनका जाना अलाउड ही नहीं था टिल अ सर्टेन पीरियड. आफ्टर एक सर्टेन पीरियड फिर अलाउ किया गया दैट एवरीबडी कैन नाउ, लेकिन जब तक अलाउ नहीं था तब तक इनको इस पैसेज पर आना भी अलाउ नहीं था, दैट द लो क्लास पीपल कैन नॉट इवन कम टू द पैसेज ऑफ द टेम्पल्स. नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट सच मूवमेंट्स, now talking about the social equality and justice, a very important figure, Dr. Bhimrao Ambedkar.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा उनके लाइफ के बारे में हमें जानना पड़ेगा. ही वाज बोर्न टू अ मेहर फैमिली. एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रीजुडिस मीन इन एवरीडे लाइफ. तो इन्होंने भी काफी कुछ संघर्ष का जीवन देखा. इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज. तो पानी उस नल से पीने नहीं दिया जाता था जहां से अपर कास्ट के बच्चे पीते थे. क्लासरूम के बाहर जमीन पे बैठाया जाता था. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज. तो स्कूल के बाद इन्हें हायर स्टडीज में यूएस जाने का मौका मिला. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 he wrote extensively about upper caste power in contemporary societies. contemporary मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो अपर कास्ट है उनकी जो पावर है उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया. इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट. कब स्टार्ट हुआ? 1927. शायद एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शायद. इन विच हिज मेहर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड. तो इनकी जो कास्ट के सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया. ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड when the Dalit used water from the temple tank. अब जितने भी भाई हिंदू पुजारी थे, जो पंडित थे, वो नाराज हो गए. क्यों नाराज हो गए? क्योंकि जब ये मेहर कास्ट के लोग या दलित कास्ट के लोग मंदिर का जो टैंक है, जो टेम्पल का जो टैंक है, वहां से ये मंदिर की जो टंकी, वहां से ये पानी देने लगे, यूज करने लगे. अब ये लोग तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट कर रहे थे. ठीक है, चलो टेम्पल में एंट्री तो दे देंगे साइड से, कर पानी भी इस्तेमाल करोगे. अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री. 1927 एंड 1935 के बीच में 3 एंट्री हुई. 3 इस तरह की टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स हुई. हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रीजुडिस विद इन सोसाइटी. तो बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म का क्या रोल है और कैसे जो पावरफुल कास्ट है कैसे वो प्रीजुडाइज्ड है और कैसे उनका शोषण हो रहा है या मेंटल एंग्विश उनके साथ क्या क्या हो रहा है. बेसिकली इसको दिखाने के लिए 3 उन्होंने टोटल मूवमेंट्स किए थे. एक क्वेश्चन इस पर पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है. आगे बढ़ेंगे. इन द अर्ली 20th century द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड. द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस. तो अब शुरुआत हुई नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की. ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन पढ़े लिखे थे, रिच थे, वेल्दी थे, जिनका इन्फ्लुएंस था. दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कंक्यूर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजीनियस द्रविडियन रेसेस. इनका ये कहना है कि जो आर्यंस हैं, जो आर्यंस हमारे देश में आ गए हैं, जो नॉर्थ से चले आए, नॉर्थ के इन्वेडर्स हैं, ये जो अब साउथ में आ रहे हैं और साउथ के एक्चुअल इनहेबिटेंट्स, जो मूल निवासी हैं साउथ के द्रविडियन जो है, उनसे ये इनकी ज़मीन को छीन रहे हैं या कन्क्वायर कर रहे हैं या जीत रहे हैं, किसी भी तरीके से हासिल कर रहे हैं. दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर. अब इसमें ईवी रामास्वामी नाइकर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी. द ईवी रामास्वामी नाइकर और पेरियार, as he was called, came from a middle class family. Interestingly, he had been a ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later he became a member of Congress, only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, seating arrangements followed caste discriminations. That is, the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste. तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे इंसान थे. कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन कांग्रेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक बार वहाँ पर कहीं पर दावत चल रही थी और दावत में जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो कास्ट के बेसिस पर की हुई थी. यहाँ पर लोअर क्लास के लोगों को थोड़ा दूर बैठा दिया गया था या अलग बैठा दिया गया था. कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. तो ईवी रामास्वामी नाइकर या पेरियार, उन्होंने अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया. He argued that untouchables were the true upholders of original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahman. वो कहते थे कि जो द्रविडियन कल्चर है, जो तमिल कल्चर है,
ये हमारा ही कल्चर है, ये अनटचेबल्स का ही कल्चर है जिसको ब्राह्मण ने कंट्रोल कर लिया. ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन. Untouchables had to free themselves therefore from all religion in order to achieve social equality. तो वो उनका ये मानना है कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो सोशल डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंशिएशन है, ये गॉड गिवन नहीं है. आपको इस भावना से निकलना होगा. अगर आपको सोशल इक्वालिटी अचीव करनी है, समानता आपको अचीव करनी है, तो ये फीलिंग आपको अपने अंदर से खत्म करनी होगी. पेरियार He was an outspoken critic of Hindu. तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के वो क्रिटिक थे, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भागवत गीता एंड द रामायण. तो वो इन चीज़ों में, इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी उनके वो अगेंस्ट बात करते थे, क्रिटिक थे. उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनके बारे में वो बात की. He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men ओवर वुमेन. तो कहते थे कि ये जितने भी हिंदू टेक्स्ट हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके. किसके ऊपर? लोअर कास्ट के ऊपर. और मेन का डोमिनेशन रखा जा सके वुमेन के ऊपर. एंड दीज सेंटेंसेस, दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड. अब भी हर जगह से आवाज उठने लगी, हर कोई ब्राह्मण सुपीरियोरिटी के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं था कि इसको चैलेंज नहीं किया गया. बिल्कुल. द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स डिड लेड टू रीथिंकिंग ऑफ सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स. तो उन्होंने ये बात समझ में आई कि हाँ, शायद कुछ तो इसमें रही होगी. बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like the Brahman Sabha in Bengal. तो अब इस चीज को अपोज करने के लिए कि ब्राह्मण्स को तो हर जगह से सोसाइटी में अपोज किया जा रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, मतलब जो रूढ़िवादी विचार के जो लोग हैं, उन्होंने भी 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए. पहले सनातन धर्म सभा, दूसरा भारत धर्म महामंडल और तीसरा ब्राह्मण सभा. ये 3 इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म. मतलब कि जो हिंदुइज्म है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कास्ट का सिस्टम होना चाहिए. एंड शो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स. और ये दिखाना कि कैसे ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बनाया हुआ है, बताया हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times. आखिरी लाइन में इन्होंने पूरी बात, पूरे चैप्टर की बात, या पूरे जो पीरियड है, जो हमारा जो डेकेड्स है, जो सेंचुरीज हैं, उसकी इन्होंने बात आखिरी लाइन में कह दी कि वो आज भी चल रहा है और अभी भी वो चल रहा है. इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ एजुकेशन, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ अवेयरनेस, सो मच ऑफ नॉलेज. तो इन्होंने बेसिकली जो 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनका काम क्या था कि पहले ये बताना कि कास्ट डिस्टिंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. दूसरा, कैसे ये हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में बात की गई है, इसको सैंक्शन दिया गया है. और इसके बारे में डिबेट करना और सक्सेसफुली लोगों को समझाना. कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश पीरियड की बात है, उसके बाद भी ये चीज़ कंटिन्यू रही, उसके पहले भी थी, उसके बाद भी रही और आज भी चल रही है. इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आएगा ही, लेकिन हाँ फिर भी इस पर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा इस शीट से ही आएगा. इस वीडियो को एटलीस्ट आप अच्छे से रिवाइज करें, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. जो भी क्वेश्चन पिकअप किए जाएंगे इसी शीट की लाइन में से ही पिकअप किए जाएंगे.